आलू प्याज की कचौरी। ये है वाघेला परिवार, जहां ज्यादातर तो शांति का माहौल ही रहता है, लेकिन बस बहस होती है तो खाने को लेकर। अरे नहीं नहीं, यहाँ किसी सब्जी पर या दाल पर कोई बहस नहीं होती। यहाँ तो बस पूरा परिवार रोटी और पूरी पर बहस करता रहता है। अरे लेकिन पनीर की सब्जी के साथ पूरी कैसे बनाऊं मैं? लेकिन खानी है ना मैम, खा लेते हैं, तुम बना दिया करो ना पूरियां ही। हफ्ते में 5 दिन तो हम लोग पूरियां खाते हैं, पनीर के साथ पूरियां मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप सबके लिए पूरियां बनाओ, फिर अपने लिए फुल्की बनाओ, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती गर्मी में। अरे ठीक है ना, अब आज खा लो फुल्के ही, रोज रोज पूरियां अच्छी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे माँ, हमें तो पूरियां ही अच्छी लगती है, हमें फुल्के अच्छे नहीं लगते। अरे लेकिन पूरियां बनाने में वक्त भी लगता है, आज खा लो तुम लोग फुल्के, कल बहू पूरियां बना देगी। माँ मेरे लिए तो आप ऐसी लड़की ढूंढना जो रोज पूरियां बनाकर हमें खिला सके। हाँ माँ जी, अब तो मैं भी इस रोज रोज की पूरियों से तंग आ गई हूँ। इन दोनों भाइयों को हर चीज के साथ पूरियां ही चाहिए, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। अब क्या करे, बचपन से इनकी दादी ने फुल्के और चावल की आदत डाली नहीं। कहती हैं छोटे हैं, चावल अटक जाएंगे, फुल्के चबा नहीं पाएंगे। मैंने तो बहुत बार मना किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी और उन्हें बड़े होते होते भी यही पूरियां खाने की आदत लग गई। सच बात तो ये थी कि दादी के दांत नहीं थे, इसलिए वो रोज पूरियां बनवाती थी हमारा नाम लेकर, लेकिन उनके साथ हमें भी पूरियां खाने में मजा आने लगा। और अब ऐसा है कि दाल के साथ भी पूरी ही अच्छी लगती है हमें। हाँ, तो अब तो मेरी देवरानी आकर ही आपको पूरियां खिलाएंगी। लगता है अब आर्यन के लिए भी लड़की जल्द ही ढूंढनी पड़ेगी। वाघेला परिवार की यही है कहानी। नहीं चाहिए चावल, ना चाहिए फुल्की, सिर्फ खानी है रोज पूरियां। यहीं से शुरू, यहीं से खत्म इनकी कहानी। लेकिन अब इस रोज रोज की कहानी से हमारी दिव्या बड़ी ही परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे आशा थी कि अब जब उसकी देवरानी आएगी तो उसे इस पूरी तलने से तो कम से कम राहत मिल ही जाएगी। ये इसकी तस्वीर अच्छी है, लेकिन ये देखिए माँ जी, बायोडेटा में क्या लिखा है, इससे बस घूमना और बुक्स पढ़ना पसंद है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा तो फिर ये देख, ये कैसी है? ये तो दिखने में भी सुंदर लग रही है। अरे माँ जी, ये जॉब करती है, इसका टिफिन भी मुझे बनाना पड़ेगा। ये बात सही है तेरे लिए। तो इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? पढ़ी लिखी भी है, हमारी पड़ोसन है, कविता इसकी भांजी है। फिर तो बिल्कुल नहीं चलेगी माँ जी। पता चला इसके साथ शादी हो गई और कविता आंटी सारा दिन यहीं बैठी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये देखिए माँ जी, इसका नाम सुहानी है, बायोडेटा में लिखा है इसे नई नई चीजें ट्राई करने का बड़ा ही शौक है। लगता है इसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। ये सही रहेगी हमारे घर के लिए। हाँ, और दिखने में भी सुंदर लग रही है। हमारी आर्यन के साथ इसकी जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। हाँ, तो मैं अभी नीलम आंटी को कह देती हूँ, सारी लड़कियों में से हमें ये सुहानी नाम की लड़की पसंद आ गई है, उसके घर वालों के साथ आर्यन की बात चलाए। हाँ, जल्दी से कहते। साधना और दिव्या ने सुहानी को आर्यन के लिए पसंद किया था, और जब आर्यन ने सुहानी को देखा तो उसे भी पसंद आ गई और उनकी शादी फिक्स हो गई उसी महीने की 18 तारीख को। सुहानी, ये क्या बनाया बेटा तुमने? पापा, मैंने कहा तो था आज मैं पनीर का पराठा बनाऊंगी। ये किस एंगल से तुम्हें पराठा लग रहा है बेटा? इसे खाने के लिए हमें चाकू की जरूरत पड़ेगी। इसकी शादी तय हो गई, लेकिन अभी तक इसे खाना पकाना नहीं आया। मुझे डर लग रहा है कहीं इसके ससुराल वाली इसे शादी के बाद वापस ना भेज दे। अरे मम्मी, मैं रोज कुछ अलग सा ट्राई तो करती हूँ, मैंने अपनी बायोडेटा में भी यही लिखा है। बस इसी बात का तो डर है, उन्हें लग रहा होगा कि तुम्हें खाना बनाने का शौक है, तभी तुमने ये सब लिखा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि नई नई चीजें तो तुम बनाती हो, लेकिन वो खाने लायक नहीं होती। मैंने कहा था इसे सब कुछ सिखा दो। अरे कोशिश तो की ना मैंने, लेकिन इसके हाथ से कुछ सही बनता ही नहीं। पराठे को पत्थर में बदल देती है, ऐसी कला है इस लड़की में। अब तो इसके ससुराल वाले ही जाने कि उन्हें क्या बनाकर खिलाएगी। दिव्या और साधना को कहाँ पता था कि उन्होंने जिस प्रॉब्लम का सलूशन समझा था वो तो खुद एक बड़ी आफत है। अब सुहानी शादी के बाद क्या क्या नई नई रेसिपीज बनाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, आज से मेरा बोझ थोड़ा कम होने वाला है। कितना अच्छा लग रहा है कि देवरानी आ गई है। अब एक वक्त का खाना वो बनाएगी, एक वक्त का मैं। जरा देखो तो कितनी खुशी छलक रही है तेरे चेहरे से। वो तो हो गई ना माँ जी, अब मेरी देवरानी आ गई है। अब सुबह का खाना वो बनाएगी, रात का मैं।
आधा काम हो जाने से खुश कौन नहीं होता माँ जी। वैसे सुहानी है कहाँ? अरे वो मंदिर में पूजा कर रही है, आज उसकी पहली रसोई है ना। वाह, कितने अच्छे संस्कार है ना, खाना बनाने से पहले प्रार्थना कर रही है। वाघेला परिवार को कहाँ पता था कि प्रार्थना की जरूरत उन्हें है, क्योंकि उन्हें सुहानी के हाथ का खाना खाना है। सुहानी बड़े ही जोश के साथ रसोई में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। वो इस तरह खाना बना रही थी जैसे वो कोई मास्टर शेफ हो। देखो तो जरा दिव्या, कैसे फटाफट हाथ चल रहा है सुहानी बहू के। हाँ माँ जी, लगता है आज तो कुछ जरूर चटपटा सा खाना बना रही है। अच्छा, वो हमने अच्छे से जांच पड़ताल करके ही इसे पसंद किया, नहीं तो कोई और आ जाती तो हमें ही उसकी चाकरी करनी पड़ती। हाँ माँ जी, सुहानी को देखकर लगता है कि ये सब कुछ बना लेती होगी। अरे इसे बता दिया है ना, योगेश और आर्यन पूरियां खाते हैं। हाँ, मैंने तो सुहानी को पहले ही बता दिया था कि उन दोनों के लिए पूरियां और हमारे लिए चावल बना दे। चलो चलो, थोड़ी देर में खाना भी टेबल पर लग जाएगा। माँ जी, मैं सुहानी की मदद करवा देती हूँ खाना रखवाने में। दिव्या और सुहानी दोनों खाना टेबल पर लगा देती हैं। सब लोग खाने को देखकर बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे। दाल मखनी, चावल, आलू की सब्जी और आप दोनों के लिए पूरियां और सलाद। वाह, क्या खाना है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आज तो लगता है सुहानी बहू को बड़ा सा नेक देना पड़ेगा। पहले मैं बड़ा सा निवाला खाऊं, उसके बाद बड़ा सा नेक भी दे दूंगा। सुहानी के ससुर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं, वैसे ही कुछ टूटने की आवाज शुरू हो जाती है। क्या हुआ पापा जी, आपके दांत टूट रहे हैं क्या? अरे ये चावल कच्चे, इनको पकाया नहीं है क्या बहू? मैंने तो जितना आता है उतना पकाया था। एक मिनट, मुझे दाल खाने दो। ये दाल में नमक मिर्च कुछ नहीं है, ये क्या बनाया है? और ये पूरियां नहीं है, कचौरी बना दी है इसकी, ये ऐसे नहीं खाई जाएगी, इसके लिए तो आरी की जरूरत पड़ेगी। तुमने तो लिखा था तुम्हें नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन अच्छी बनती है ये कहाँ लिखा था माँ जी? हे भगवान, तो पूरा लिखना चाहिए था ना। आपने मुझसे पूरा पूछा ही नहीं तो मैंने पूरा बताया ही नहीं। मैं भी कहाँ खुश हो रही थी, देवरानी आ गई, मेरा बोझ आधा हो जाएगा। कहाँ ये नमूना निकली। लेकिन एक बात कहूं, ये पूरियां आलू की सब्जी के साथ अच्छी लग रही हैं। अरे तू ही खा ये पूरियां, और ये आलू की सब्जी मैंने बनाई है। मेरे दांत। पूरे परिवार को बड़ा सा झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि सुहानी खाना बना ही नहीं सकती। लेकिन दिव्या तो अभी भी इसी कोशिश में थी कि वो पूरियां किसी भी कीमत पर सुहानी से ही बनवाए। मैं सब्जी बना दूंगी, लेकिन पूरियां तो मैं नहीं तलूंगी। एक तो मेरे सारे सपने चूर चूर नाक जैसे हो गए। कहा, मैंने सोचा था इसके आने से मैं इस रसोई से छुट्टी ले लूंगी, लेकिन अब तो दोनों वक्त का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरियां नहीं बनाऊंगी, इससे ही बनवाऊंगी। आप क्या बना रही है भाभी? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। सुहानी, मैं ना मटर पनीर बना रही थी। कल तुमने वो कचौरियां मतलब वो पूरियां बनाई थी ना, वो तुम आज भी बना देना। लेकिन उन्हें तो वो पूरियां नहीं लग रही थी भाभी। तुम एक काम करो, उसमें प्याज और आलू डाल दो, इससे तुम्हारी पूरी अगर कचौरी भी बन गई तो आलू प्याज की कचौरी जैसी लगेगी। ठीक है? ठीक है भाभी, मैं पूरी के आटे में आलू प्याज डाल देती हूँ। ये हुई ना बात। अब अगर इसकी पूरियां नरम नहीं भी बनी तो कम से कम ये लोग आलू प्याज की कचौरी समझकर ही खा लेंगे। दिव्या ने दिमाग लगाकर पूरियों के बदले आलू प्याज की कचौरी बनवा ली, लेकिन उसके ये नुस्खे सच में ही काम कर गए। पूरियां तो नहीं बनी सुहानी से, लेकिन क्रिस्पी आलू प्याज की कचौरी जरूर बन गई। ये आलू प्याज की कचौरी तो सच में बड़ी स्वाद बनी है। ये पूरी है, लेकिन वैसे तुम इसे कचौरी समझ के खा सकते हो, कोई बात नहीं। मुझे एक और देना जरा, ये तो बाजार में मिलने वाली प्याज और आलू की कचौरी से भी ज्यादा क्रिस्पी है। हाँ, क्रिस्पी करना तो सुहानी की खूबी है। ये देखो, पराठा ऐसा बनाया है कि पराठा नहीं, हिमालय का पहाड़ जैसा मजबूत लग रहा है। मजबूत, सुंदर, टिकाऊ। दिव्या, तू चावल और सब्जी दे दे, हमसे नहीं खाया जाएगा ये इतना टिकाऊ खाना। मुझे तो अब लगता है सूप ही पीना पड़ेगा कल के चावल खाने के बाद। अरे एक मिनट, आज भी चावल इसने नहीं बनाया ना? नहीं माँ जी, आज मेरी देखरेख में मैंने सब काम किया है, आप सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कचौरी बनी बड़ी स्वाद है, बाजार से भी अच्छी। हाँ, तो हम इसका स्टॉल डाल देते ना घर के बाहर,
मैं खाना नहीं बना सकती, लेकिन ये आलू प्याज की कचौरी बेचकर कमा तो सकती हूँ। क्या? हाँ भाभी, देखिए आलू की सब्जी आप बना देना, मैं ये आलू प्याज की कचौरी बना दूंगी। हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, हम पार्टनर्स बन सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है वैसे। अरे तुम क्यों दोनों ये अतरंगी काम में अपना दिमाग लगा रही हो? अरे पैसे कमाए जा सकते हैं सच में योगेश। हाँ, पापा ने शादी में मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, हम उसी से स्टॉल खोल सकते हैं। अरे क्या खुराफात सूझी है तुम दोनों को, कोई नहीं खरीदेगा ये सख्त पूरी और आलू की सब्जी। माँ जी आप देखिएगा, हमारे घर के आगे स्टॉल पर लाइन लगी होगी पूरी और आलू की। हाँ वैसे हम कोशिश तो कर सकते हैं। दिव्या और सुहानी ने अपने घर के आगे स्टॉल लगा दिया आलू की सब्जी और आलू प्याज की कचौरी का, और हर जगह अपना प्रचार कर दिया। एक आलू पूरी दीजिएगा। हाँ लीजिए ना। अरे वाह, ये पूरी तो बहुत कुरकुरी है एकदम। मुझे 2 और दीजिएगा पैक करके। अभी कर देती हूँ पैक। देखा भाभी, मैंने कहा था ना सबको बहुत पसंद आएगा ये कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा कैसे लाइन लगती है हमारे स्टॉल के बाहर। हाँ लोगों को ये आलू प्याज की कचौरी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। भाभी आप देखिएगा कुछ ही वक्त में हम कैसे अमीर बन जाते हैं। हाँ और बनाओ कचौरिया। सुहानी, जिसने आज तक कोई भी नई चीज बस एक बार बनाई थी, अब वो दिन रात आलू प्याज की कचौरी बनाने में लगी रहती थी। लेकिन आलू प्याज की कचौरियां बनाते बनाते अब उसका हाथ पूरियां बनाने में माहिर हो चुका था, और इसका नतीजा ये हुआ कि अब उससे क्रिस्पी कचौरी नहीं बन पा रही थी। अरे ये कैसी नरम नरम सी कचौरी है, ऊपर से आलू का मसाला भी नरम सा हुआ पड़ा है। अब यह पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, चलो कहीं और चलते हैं। अरे सुनिए तो भाई साहब, बहन जी। ये आज 5वां ग्राहक यहाँ से ऐसे गया है। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा स्टॉल चलेगा। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है, हमें ये बंद करना पड़ेगा। बड़े ही दुखी मुंह के साथ सुहानी घर आती है, और यहाँ आकर आज वो कचौरियां बनाती है जो आज पूरियों जैसी बन रही थी। वाह, आज तो सच में पूरियां बनी है भाई। भाई आज सपना पूरा हो गया हमारा। देख तो जरा कहाँ से निकला है आज चांद। बेटा कल मैं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी, इतनी अच्छी पूरियां बनाई है। हाँ माँ जी, पूरे 2 लाख की हैं ये पूरियां। क्या 2 लाख की? इन पूरियों को सोने के तेल में तला गया है क्या? अरे सुहानी ने 2 लाख का स्टॉल खोला था आलू प्याज की कचौरी का, लेकिन अब ये कचौरियां पूरियां बन गई है, जिससे हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो हो गई ना 2 लाख की पूरियां। अरे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तू पूरियां बनाना सीख तो गई ना, अब हमारे दांत भी सुरक्षित है। चलो बढ़िया है। और आज तो पूरियां और आलू सच में मजेदार लग रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि नहीं सुहानी बेटा तू कुछ मत सोच, सोचने का काम तू हम पर छोड़ दे। हाँ तू बस पूरियां बनाया कर। हाँ तुम पूरियां बना दो कि वही बहुत है हमारे लिए। अब क्या मैं ये खा सकता हूँ? तुम सबने खाकर देख ली ना पूरियां। वो क्या है ना, मैं अभी अभी नया दांत डलवा कर लाया हूँ। अरे नहीं पापा, ये पूरियां सेफ है, आप इसे बिना आरी के भी खा सकते हैं। लेकिन मेरी आलू प्याज की कचौरी का क्या? अरे सुहानी, जब तुम्हारा मन ना हो पूरियां तलने का, तब तुम उन्हें ज्यादा क्रिस्पी कर देना, बन जाएगी वो आलू प्याज की कचौरी। हाँ लेकिन अब बस कुछ नया मत ट्राई करना बेटा, पूरियां ही सही है। हाँ माँ, पता चला पूरियां नहीं आलू प्याज पापड़ बनने लग गए। अरे हमने स्टॉल अभी हटाया नहीं है, वहां आलू प्याज की कचौरी के बदले आलू प्याज के पापड़ कर देंगे। गांव में सर्दियों की सुबह थी। ठंडी हवाएं ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने बर्फीली चादर लपेट दी हो। सबको रजाई से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। ऐसे में चौधरी साहब के घर एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। शीला, अरे ओ शीला, कहाँ मर गई, जल्दी आ। हे भगवान, ये ससुराल वाले भी ना सुबह सुबह चैन से सोने नहीं देते। अभी तो 7 ही बजे और ये बुढ़िया चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ देगी खुद का और मेरे कान के पर्दे। चली जाती हूँ वरना सच में बहरी हो जाऊंगी मैं। शीला बेमन से उठकर आंगन में आती है, हाथ पैर सिकुड़कर ठंड से कांपते हुए पूछती है, जी अम्मा जी, बुलाया आपने? क्या जी अम्मा जी? हाँ पहले जाकर नहा ले, देख सूरज चढ़ आया है। अरे अम्मा जी, इतनी ठंड में कौन नहाता है, ठंड लग जाएगी। हमारे जमाने में तो ऐसी बातें भी जुबान पर नहीं आती थी, चाहे जितनी भी ठंड होती थी। पत्थर भी पड़ते थे ना तो भी सुबह 4 बजे नहा लेते थे, और तो और 5 बजे तक पूजा पाठ कर नाश्ता बना देते थे। आजकल की बहुएं
नहाना नाश्ता तो बहुत दूर, 7 बजे तक सोकर ही नहीं उठती। अब जा जाकर जल्दी से नहा और काम में लग जा। हाय राम, ये जमाना और इनकी आदतें। अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। आइडिया। मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए शीला बाथरूम में घुस जाती है और गीले तौलिए से हाथ मुंह पोंछ कर कपड़े बदल लेती है। शीला के दुर्भाग्यवश उसकी ननद दीपा वहीं बाथरूम के पास ही होती है और वो शीला की ये हरकत समझ जाती है। दरअसल दीपा को कॉलेज जाना था तो वो शीला के निकलने का वेट कर रही थी। शीला के निकलते ही दीपा सीधा अपनी माँ आशा देवी को जोर से आवाज लगाती है। अरे माँ सुनो सुनो, ये देखो भाभी ने क्या किया। अरे क्या हो गया, क्या किया जो इतना चीख रही है? अरे माँ यहाँ तो आओ। क्या हुआ ननद जी, मैंने क्या किया? मैं तो बस अभी नहाकर बाथरूम से निकली हूँ। शीला की बात सुनकर दीपा की मोटी मोटी भौहें तन जाती है। तब तक उसकी माँ आशा देवी भी पहुंच गई। क्या हुआ, क्यों बुला रही थी मुझे बेटा? माँ ये देखो, भाभी ने आज फिर नहीं नहाया। ननद दीपा की बात सुनकर शीला चौंक गई। इस दीपा को कैसे पता लगा? इसकी आंखें दीवार के आर पार भी देख सकती है क्या? ये मिसेस इंडिया है क्या? नहीं तो नाना जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके सामने ही नहाकर निकली हूँ। ये देखिए माँ जी, मैंने साड़ी भी दूसरी पहन रखी है। माँ भाभी झूठ बोल रही है। ये देखो, बाथरूम कहीं भी गीला है क्या? और ये देखिए, सिर्फ इनकी तौलिया गीली है। ऐसा लग रहा है इन्होंने तौलिया भिगोकर हाथ पांव पोंछ लिए हो। दीपा की बात सुनकर शीला तो सक पका गई। उसकी चोरी जो पकड़ ली गई थी, अब उसके पास कोई बहाना भी नहीं बचा था। फिर भी वो अपना शातिर दिमाग तेजी से दौड़ा रही थी। आशा देवी ने बाथरूम देखा और फिर तौलिया और फिर क्या, वो भी सारा माजरा समझ गई। अरे बहू, ये सब क्या है? क्या हालत बना रखी है? 3 दिन हो गए और तुमने नहाया ही नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करने में? सासू माँ, इतनी ठंड में पानी में हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब नहाने के लिए कह रही थी। मैं अंदर गई, मैंने बहुत कोशिश की नहाने की, पर हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, अच्छी, अच्छी। ये देखिए, मुझे इतने में ही सर्दी हो गई। मैं कल ना पक्का गर्म पानी से नहा लूंगी। कल? अरे ये कल तो मैं पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ। पूरा घर बदबू से भर गया है। हम सबकी इज्जत पर बट्टा लगा दिया तुमने। तीनों की तेज तेज आवाजें ससुर चौधरी जी, देवर विनीत और बाकी सबके कानों में जा रही थी। वहीं अब इतना सुनकर बहू ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन सास का गुस्सा तो और बढ़ता जा रहा था। पर बहू की सर्दी की बात सुनकर उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। बहू, मैं कह देती हूँ, ये रोज रोज का नहीं चलेगा। कल तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। एक तरफ इन सास बहू का ड्रामा चल रहा था, दूसरी ओर ससुर चौधरी साहब ने ये सब सुन लिया था। अरे सुनती हो अतुल की मम्मी, खाना तुम ही बनाना भाई। मुझे बहू के हाथ का खाना नहीं खाना। आज 3 दिन हो गए उसने नहाया तक नहीं। और हाँ, खाने में सरसों का साग, बाजरे की गर्मा गर्म रोटी और पालक की कढ़ी जरूर बना लेना। अपने पति चौधरी साहब की बात सुनकर सास आशा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। आए बड़े पंडिताप करने। इतना पंडिताप सवार है जो मंदिर में जाकर घंटा बजाइए। आए बड़े। हाँ, अरे जब से ठंड बढ़ी है रोज मैं ही तो खाना पका रही हूँ। भला ये भी कोई बात हुई? बहू के होते हुए भी बुढ़ापे में मैं रोटी बना रही हूँ। अरे अतुल की मम्मी भड़कती क्यों? चलो कोई नहीं, कड़ी रहने दो, साग और रोटी बना दो। अरे पापा, मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सब काम तो भाभी को करनी चाहिए। भाभी नहाती तो मम्मी से कोई काम के लिए कहता नहीं। ननद दीपा की बात सुनकर बहू शीला का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये दीपा, इसका ना बड़ा दिमाग चलता है। आई बड़ी काम ना करना पड़े। जब ससुराल जाएगी तो पता चलेगा इतनी ठंड में सुबह नहाना क्या होता है। हाँ मम्मी, खाना आप ही बनाओ। मैं तो खाने की थाली के पास भी नहीं बैठने वाला। पता नहीं भाभी ने हाथ धोया है कि नहीं। हाँ, सुन लिया सबका। मेरे पूरे घर में काशी जी के पंडित भरे पड़े हैं ना। हद हो गई अब तो। गुस्से में पैर पटकती हुई आशा देवी किचन में घुस गई और फिर क्या, गरम गरम रोटी बनाने में लग गई। वहीं बहू शीला जानबूझकर छींकते हुए अपने कमरे में जल्दी से घुस गई और फिर सीधा रजाई में। उसकी रजाई में घुसने की स्पीड तो ऐसी जैसे पैरों में बिल्ली बंधी हो। वो जब भी सास के सामने आती छींक देती, जिससे सास को ये ना लगे कि वो नाटक कर रही है। शाम की चाय के समय ननद दीपा अपनी माँ के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी माँ चाय नाश्ता तैयार कर रही है। माँ, आप हर समय काम में लगी रहती है और भाभी आराम में। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। वो तूने देखा ना, शीला बहू की तबीयत सही नहीं है और उसने नहाया भी नहीं है, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, वरना तो वो खुद ही बनाती। माँ, आप ना बहुत भोली हो। क्या मतलब?
मतलब ये कि माँ भाभी आपको उल्लू बनाती है ताकि उसे नहाना ना पड़े। वो कोई बीमार नहीं है। अरे पर उसकी तबीयत तो खराब है ना, देखा नहीं सुबह से छींक रही है, जा उसे चाय देकर आ। माँ मत करो भाभी की इतनी सेवा, मैं बोल रही हूँ वो नाटक कर रही है। अरे ठंडा रख तू, बस आज की बात है, कल सुबह होते ही उसको नहाने के लिए भेज दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दीपा ने कुछ गुस्से में चाय का कप उठाया और अपनी भाभी के कमरे में चली गई। उसने धीरे से दरवाजे को नॉक भी किया, पर शीला तो चैन से गरम गरम रजाई में सो रही थी। भाभी, ओ भाभी। दीपा के 2 बार आवाज देने पर भी शीला की आंख नहीं खुली। यहाँ ये महारानी घोड़े बेचकर सो रही है और उधर माँ सुबह से किचन में लगी हुई है। भाभी का सच बाहर लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी उठो, चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। चाय? आहा! ये सुनते ही शीला तुरंत उठ गई और उठती एक बार अच्छी जी ननद जी। चाय पी लीजिए, माँ ने भेजी है। थैंक यू ननद जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो काफी आराम हो गया होगा आपको। अरे कहाँ ननद जी, मुझे लग रहा है मेरा जुकाम तो अच्छी बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी। कोई ना भाभी, माँ ने आपके लिए सर्दी की दवाई भी भेजी है। आप इसे खाकर सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और कल तो आपको नहाना भी है। हाँ हाँ ननद जी, मैं भी यही सोच रही थी कि अगर दवाई मिल जाती तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। दवाई की बात सुनकर शीला को मन ही मन दीपा पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप दवाई ले ली। दवाई देकर दीपा मुस्कुराकर वहां से चली गई। कब तक बच्चों की भाभी? कल तो आपको नहाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या करूं? ये सासू माँ तो नहले पर दहला खेल गई और ये ननद जी जब देखो तब बिच्छू की तरह मुझे डंक मारने को तैयार रहती है। क्या करूं? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना सासू माँ मुझे कल सुबह ही नहला देंगी। काफी देर तक शीला का दिमाग चलता रहा। फिर उसकी अगली सुबह फिर से सासू माँ की आवाज के साथ हुई। अरे बहू, सुनती हो क्या? सास की आवाज सुनते ही शीला रजाई से निकलकर तुरंत सास के सामने पहुंच गई। अब तो ठीक लग रही है, जा नहा ले, फिर खाना बना ले, खाने में देरी हो रही है। कल तूने कहा था ना आज तू नहाएगी। ओफो, ये माँ जी भी ना खा खा कर बादाम, इन्होंने अपनी याददाश्त बहुत तेज कर ली है। अरे क्या सोच रही है, जाकर नहा ले, तेरे पापा जी को दुकान पर जाने में देर हो रही है। अरे माँ जी, आज इतनी ठंड है कि पानी देखते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। बाथरूम तो इतना ठंडा है जैसे हिमालय पर्वत। शीला अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि दीपा वहां आ धमकी। भाई आए भी क्यों ना, भाभी डाल डाल तो ननद पात पात। भाभी, आपको आज परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ठंडे बाथरूम में नहाना नहीं पड़ेगा और ना ही ठंड में खाना बनाना पड़ेगा। है? मतलब मुझे नहाना नहीं पड़ेगा? नहाना तो पड़ेगा भाभी। वो देखो, वो सामने वाले कमरे में चूल्हा जला दिया है मैंने, पानी गर्म हो रहा है उस पर। आप वहीं नहाकर चूल्हे पर तुरंत आग का सेक ले लेना, फिर आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ओहो, ये तो वही वाला हाल हो गया, आसमान से टपके खजूर में लटके। अरे वाह दीपा बिटिया, क्या तरकीब निकाली है अपनी भाभी को नहलाने के लिए। मेरा मतलब है अपनी भाभी के लिए। कितना अच्छा सोचा है तूने कि भाभी नहा भी ले और उनको ठंड भी ना लगे। चल बहू, अब जल्दी से नहा ले, हाँ, और फिर खाना बना ले। दीपा और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो शीला को नहाना ही पड़ेगा, पर अगले ही पल शीला ने ऐसा पासा पलटा कि दोनों हक्के बक्के रह गए। अच्छी 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 माँ जी, मैं तो नहा लेती, पर देखिए ना मुझे कितनी सर्दी है, और तो और मेरे शरीर भी बुखार से कितना तप रहा है। इतना कहकर शीला ने अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख दिया और उस समय उसका शरीर काफी गर्म था। अरे राम राम, बहू का शरीर तो ऐसे तप रहा है कि चना डालो तो चिटक जाए। वही तो माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। दीपा, तुम्हें जो दवाई दी थी तुमने वो शीला को नहीं दी थी क्या? माँ, मैंने भाभी को दवाई दी थी, पता नहीं क्यों भाभी को फायदा नहीं हुआ। शीला बहू, तुमने रात को दवाई ली थी? जी माँ जी, ली थी, पर फिर भी मुझे बुखार आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है और ना ही काम करने की। ठीक हो जाओ तब नहा लेना, जाओ। रात तक तो भाभी बिल्कुल ठीक थी, अचानक इतनी बीमार कैसे पड़ गई? कोई ना ननद जी, आप अपना दिमाग लगाओ कि मैं कैसे बीमार हुई, और मैं चली आराम करने। अब 3 दिन तक ना मुझसे कोई नहाने को कहेगा और ना काम के लिए। मन ही मन मुस्कुराते हुए शीला अपने कमरे में चली गई। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि शीला बीमार कैसे पड़ी,
चलिए मैं बता देती हूँ। दरअसल शीला ने कल रात ही अपने शरीर में प्याज रख लिया था, जिससे उसके शरीर का तापमान बढ़ गया। और फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। इस तरह शीला 3-4 दिन नहाने से और बच गई। सिर्फ नहाने से ही नहीं बल्कि घर के कामों से भी। पर चौथे दिन कर कर के घर का सारा काम सास आशा देवी की कमर टूट गई। अब क्या, वो बैठ गई अपने पति से शिकायत करने। अजी आपकी बहू है ना, दिन भर घर में घूमती रहती है पर नहाने का नाम नहीं लेती। चौधरी जी मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, कभी कोई बहाना देती है कभी कोई। ये तो बहुत गलत बात है। माँ मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, इससे भाभी को नहाना ही पड़ेगा। आइडिया? कैसा आइडिया? दीपा अपनी माँ के कान के पास जाकर उनके कानों में कुछ फुसफुसा कर कहती है। फिर क्या, अगले दिन ही फिर से बहू की आंख अपनी सास की आवाज से खुलती है। अरे बहू सुनती हो क्या, जरा यहाँ आना। ये भगवान, मैं माँ जी की सुबह सुबह की आवाज से तंग आ गई हूँ। शीला बेमन से उठकर अपनी सास के पास पहुंचती है। उधर पूरे घर ने आज प्लानिंग कर रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए आज शीला को तो नहला के ही रहना है। चल बहू फटाफट नहा ले, पंडित जी आते होंगे। पंडित जी? पर वो क्यों? अरे बेटा वो तेरे लिए एक छोटी सी पूजा रखवाई है। वो क्या है ना, कई दिनों से तेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, कभी तो बीमार हो जाती है तो कभी कुछ। मुझे लगा तेरे साथ कोई चक्कर ना हो, बस इसीलिए ये पूजा रखवाई ताकि तेरे साथ सब अच्छा हो। हे भगवान, अब तो बुरा फंसी मैं, अब क्या करूं। सास की बात सुनकर बहू चौंक गई। उसने बचने का बहुत दिमाग लगाया, पर वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज आशा देवी जी के सामने शीला की कोई चालाकी नहीं चली। तभी कुछ सोचकर शीला तपाक से बोल पड़ी, ठीक है जा रही हूँ नहाने माँ जी, पर गर्म पानी का इंतजाम कौन करेगा? बाल्टी भरने तक तो मैं बर्फ बन जाऊंगी। शीला के मुंह से इतना निकला कि सामने देवर विनीत एक बाल्टी में पानी, और वो भी गर्म पानी लिए खड़ा था। अरे भाभी ये रहा आपका पानी, बिल्कुल गर्मा गर्म है। मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मुझे अपना हनुमान समझो। विनीत को पानी के साथ देखकर शीला का मुंह बन गया, पर उसने एक बनावटी मुस्कान बिखेर दी। अब जाओ ना नहाने बहू। माँ जी सच में बहुत ठंड है। अरे बेटा जानती हूँ, पर पूजा भी तो जरूरी है ना। पंडित जी बस आधे घंटे में आते ही होंगे, पर तुम्हें डर लग रहा है तो। ए दीपा, विनीत चलो सब मिलकर इसे नहलाते हैं। दीपा तुम जरा बाल्टी और मग संभालो। अतुल पाइप से पानी लाना, और विनीत इसे पकड़ कर ना बाथरूम तक खींचना पड़ेगा। हाँ मम्मी। अरे मुझे कोई हाथ मत लगा ना, मैं नहाने से नहीं डरती हूँ, मैं खुद नहा लूंगी। इतना कहकर बहू ने अपने नहाने के कपड़े उठाए और बाथरूम में जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसने डर के मारे दरवाजा फिर से बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद अंदर से आवाजें आने लगी। हाय राम, ये कितना गर्म है, अब ठंडा हो गया, हाय रे भगवान। सारा घर बहू की आवाजों पर हंस रहा था। जब बहू बाहर आई तो उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अब सब ठीक लग रहा है ना, तुम भी फ्रेश और खुश लग रही हो। हाँ भाभी अब खाना बना लो। हाँ और तिल के लड्डू भी बना देना। और मुझे तो गर्म पानी चाहिए। माँ जी पंडित जी नहीं आए, आज तो पूजा होनी है ना। भाभी कोई पूजा नहीं है, ये सब तो आपको नहलाने का प्लान था। ये बात सुनकर सभी घर वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। बेचारी शीला अपना सा मुंह लेकर रह गई। वो अब इन सबका सारा प्लान समझ गई थी। क्यों भाभी, नहाकर मजा आया ना? अब तो शीला के पास कोई जवाब नहीं बचा था। उसने अपनी सास की ओर देखा। क्या माँ जी, आप भी ना सच में कमाल की हैं, आपने तो मेरी छुट्टी खत्म कर दी। तो तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तू घर के कामों से बचने के लिए नहीं नहाती? देख अब ना समझदारी से जीना सीख ले। सर्दी हो या गर्मी, घर के काम से छुटकारा नहीं मिलेगा। और इस तरह सास ने अपनी बहू को नहाने के लिए मजबूर कर दिया, साथ ही साथ काम के लिए भी तैयार कर दिया। अब शीला को एक बात समझ में आ गई थी, ठंड हो या गर्म, सास की चाहते हमेशा ही गर्म रहती है। क्योंकि भैया वो ऊपर बताया ना, सास भी कभी बहू थी। अब बहू ने गुस्से से सबकी ओर देखा। पक्का है, कल से मैं सबको सुबह के 4 बजे ठंड में नहलाऊंगी, तब समझ में आएगा सबको। शीला की बात सुनकर पूरा घर ठहाके लगाकर हंसने लगा और बहू शीला ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अगली सर्दियों में ना नहाने की नई तकनीक ढूंढेगी।